हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून तुषार, महेश, हिमांगी, सौरभ, आर्यन, आर्या, आयान, सॉरी। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिए और सबसे पहले बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। हमारे सारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, हमारे सारे ऐप वाले बच्चे एक बार बता देंगे हालचाल। हाँ, आज जो ये प्रैक्टिस बैच है, ठीक है, अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच। ये बैच हफ्ते में 5 दिन चलेगा, 3 महीने का बैच है। 1 बजे से ये बैच स्टार्ट होता है। कल मैंने इस बैच में ग्रामर और वोकैब पढ़ाया था। आज हम लोग इस बैच में दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट। क्योंकि ये बैच में दोनों अल्टरनेट में चलेगा। किसी दिन मैं ग्रामर और वोकैब पढ़ाऊंगी, किसी दिन क्लोज टेस्ट PQRS पैसेज हो जाएगा, किसी दिन फिलअप्स, किसी दिन फ्रेजल वर्ब्स। मतलब ये प्रैक्टिस है, अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच है, हफ्ते में 5 दिन। ठीक है, जैसे जैसे आपको जिस चीज की जरूरत हो हम लोग इस बैच में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये बैच हम मान के ही चलेंगे कि हमें अपना स्कोर इंप्रूव करना है, हमें अपना स्कोर बढ़ाना है, हमें सिलेक्शन चाहिए। सिर्फ ग्रामर पढ़ के सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। आज के डेट में जिस अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है ना, ग्रामर तो बहुत ईजी आ रहा है। ठीक है, ग्रामर बहुत इजी आ रहा है। इतना ग्रामर डिटेल में पढ़ के जा भी रहे हो ना, बट क्वेश्चंस काफ़ी इजी आ जा रहे हैं। सारे बच्चे का ग्रामर अच्छा जा रहा है। आप और आपके कॉम्पिटिटर ग्रामर की बात करें तो एक ही लेवल पे है। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से बढ़ना ही है आगे तो इसमें बढ़ना है। यही डिसाइड करेगा आपका स्कोर कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, आपका सिलेक्शन यही तीनों चीज़ डिसाइड करेगा, जिसको बच्चे एकदम पसंद नहीं करते हैं। और आपको पता ही है, जो चीज़ आप नहीं पसंद करते हो ना, वो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आपको बोरिंग लगता है, आपका नंबर कट जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कैसे बनाना है, क्या है। लेकिन असली खेल तो इसी का है। चाहे स्टेनो हो, हमारे स्टेनो वाले बच्चों का 100 में जो 50 और 60 पे रुक जा रहे हैं, 100 में 50-60 स्कोर वाला बच्चा रुक जा रहा है, ग्रामर वोकैब तो कर ले रहा है। असली कहानी इसी की है, इसी में उनका नंबर कट जा रहा है। CHSL हो, CGL हो, इसको मतलब कहने का मतलब ये है, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, बस मुझे यही बताना है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इम्प्रूव करने में इट टेक्स टाइम। ठीक है, 2-3 चीज़ मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर दूँ ताकि आप बोर ना हो। 2-3 चीज़ मेरी बातें मानोगे ना तो आराम से इम्प्रूव हो जाएगा। कितने स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, क्लोज टेस्ट वगैरह में आपको लगता है ना कि मैम इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाता होगा, बट ठीक है, मिलता है नहीं मिलता है वो जाने, थोड़ा बहुत चलो हेल्प मिल जाता होगा। लेकिन हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी, अभी मैंने कितना इंटरव्यूज लिया है, उसमें क्लोज टेस्ट PQRS में बच्चे बोलते हैं कि मैम जैसे अपने ऑप्शन छांटने का तरीका बताया था ना, वो ज़बरदस्त था, आपको भी वैसे ही करना है। चाहे हमारा हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम कुछ भी स्टूडेंट हो, बना लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मजबूत आपको रहना है। आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग के पास पेशेंस नहीं होता, इसको इम्प्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, शुरू में आपका नेगेटिव चला जाता है, आंसर रॉन्ग हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाते हो, छोड़ देते हो। छोड़ दोगे तो फिर आगे भी तो नहीं बनेगा और इसके बिना सिलेक्शन भी नहीं होगा आपका। तो शुरू में मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बोलूँगी ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। बिकॉज मुझे पता है, आप अपने आप पे डाउट मत करना, मुझे पता है इसको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहला 1 मंथ तो हमें लग ही जाता है ये समझने में कि एग्जैक्टली ऑप्शंस को कैसे छांटते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, पैसेज वगैरह कैसे पढ़ते हैं। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप क्लास में 1 महीने तक रेगुलर रहते हो तो आई एम डेड श्योर कि आपका इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि प्रैक्टिस, जब मैंने रिवीजन अचीवर बैच का जो प्रैक्टिस बैच चलाया था, अचीवर 1.0 में, उसमें भी मैंने प्रैक्टिस बैच किया था। तो शुरू में बच्चों को दिक्कत आती थी, फिर धीरे 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 समझ आने लगा। समझ आने लगेगा तो आंसर वगैरह भी करेक्ट होने लगेगा। ठीक है, हाँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, अगर कुछ ना भी समझ में आए ना तो आप क्लास में आ जाना, बस देखने के लिए आ जाना कि आज मैम ठीक से पढ़ा रही है कि नहीं, टाइम से आई है कि नहीं। कम से कम ये देखने के लिए ही ना क्लास में अटेंडेंस दे देना। और मुझे पता है रेगुलर रहोगे ना तो 15-20 दिन के बाद यू विल फॉल इन लव विथ क्लोज टेस्ट, PQRS एंड पैसेज, आपका बनना शुरू हो जाएगा। नंबर कट भी रहा है, बस ये सोच के आना है ना, ठीक है,
मैम ने जैसा बताया है कि सबके साथ ऐसा होता है, एक मैं ही नहीं हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। और जब मैम बोल रही है ना कि इम्प्रूव होगा, इसका मतलब है होगा। उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है अपने करियर में और सबका इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपका भी होगा। ये जो क्लोज टेस्ट है, पिछले बैच में भी मैंने पढ़ाया था क्लोज टेस्ट वगैरह, और स्टूडेंट्स जो पिछला बैच कर चुके हैं, हम क्लोज टेस्ट को थोड़ा सा लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा पिछला बैच में मैंने शुरू में क्लोज टेस्ट PQRS या पैसेज है उसका मैंने लेवल 1 करवाया था, 1.5 महीने बाद थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया था, ठीक है, 2, और फिर हम लोगों ने लेवल 3 कर दिया था। लेवल 3 में तरह तरह के थोड़ा सा और एडिटोरियल बेस्ड वाला न्यूज़पेपर लैंग्वेज वाला क्लोज टेस्ट किया था। वैसे ही मैंने PQRS के साथ भी पहला बैच में करवाया था, ठीक उसी तरह से होगा। PQRS भी जो सेंटेंस अरेंजमेंट ऐसा वाला भी चलेंगे, पहला दिया है लास्ट का दिया है जो CDS में आता है, ठीक है, पहला दिया है लास्ट का दिया है, बीच का अरेंज करना है वो भी करेंगे, मतलब जितना हो सके। अभी मैंने IB का पेपर भी पिछले बैच में करवाया था, उसका भी लेवल थोड़ा हाई था। तो ये मत पूछना ना कि मैम लेवल क्या रहेगा, लेवल तो एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, बट एडिटोरियल हाई लेवल थोड़ा जाएगा, तो वो सब रहेगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए ना। आज का लेवल मैंने थोड़ा सा लेवल मान के चलो थोड़ा इजी रखा है, क्योंकि मेरा पहला मेन गोल क्या है ना, बच्चों को थोड़ा क्लोज टेस्ट में इंटरेस्ट डलवा दिया जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे बच्चा हमारा कर लेगा। चलो, और आप बोलोगे ना कि मैम कुछ ट्रिक्स वगैरह बता दीजिए, अरे कोई ट्रिक्स विक्स नहीं होता है। ओके, क्लोज टेस्ट PQRS बनाने का कोई ट्रिक्स नहीं होता, और जो भी ट्रिक्स होता है ना वो कोई थ्योरी में नहीं होता है कि पहले ये करो, शेर आया जंगल में गया, बच्चे को अटैक किया होगा, बच्चा मर गया होगा, उसके बाद शेर भागा होगा, कोई ट्रिक्स नहीं होता। और जो भी ट्रिक्स होता है ना मैं आपको इसी में समझाऊंगी, ठीक है, जो मैं तरह तरह का क्लोज टेस्ट समझाऊंगी ना उसी में आपको ट्रिक्स बताते जाऊंगी। मतलब ट्रिक्स का क्या मतलब, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्यों होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्यों होगा, तो ये PQRS वगैरह में सब ट्रिक्स में सेंटेंस के थ्रू ही समझाऊंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास क्लोज टेस्ट आ गया तो शुरू में क्या करना है, आपको क्लोज टेस्ट को ना एक बार ब्लैंक के साथ पढ़ लेना है। और कोई बच्चा आंसर नहीं देगा, सब बच्चे, जैसे पिछले बैच में मैं आपको टाइम देती थी कि एक बार आप क्लोज टेस्ट को अपने से पढ़ो और अपना आंसर रेडी रखो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी, और आंसर बताने के बाद मैं एक एक आंसर का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है, कि ये है तो क्यों है। ओके, और क्लोज टेस्ट बनाते समय चाहे हमारे यूट्यूब स्टूडेंट्स हो चाहे हमारे ऐप वाले स्टूडेंट्स हो, काइंडली एकदम कमेंट बॉक्स बंद रखिएगा। ये सोचकर बनाना है ना कि मेरा आंसर मतलब करेक्ट हो, अगर नहीं भी होता है मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 15-20 दिन बाद से आपका इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। अगर फर्स्ट डे नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब मैं साइड हो जाती हूँ। पहले आप क्या करोगे, ब्लैंक के साथ, ज़्यादा टाइम मत लेना, ओके, एकदम 2-3 मिनट में ब्लैंक के साथ पहले ऑप्शन को पढ़ो, सॉरी, पहले पढ़ो। एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत 10% 20% भी समझ में आ जाएगा ना कि ये किसके बारे में है। उससे क्या होगा, उसके बाद फिर आपको वर्ड्स को भरना ईजी हो जाएगा, ओके, ब्लैंक में फिट करना ईजी हो जाएगा। तो मैं साइड हो जाती हूँ, पहले एक बार आप पढ़ लेना, अभी ऑप्शन मत डालना, पहले आप मुझे पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ के डन बोलना, उसके बाद मैं फिर आपसे आंसर मांगने वाली, मैं साइड हो जाती हूँ, मैं साइड हो जा रही हूँ। ठीक है, पढ़ के डन बोलना, काइंडली आंसर मत दीजिएगा, आंसर नहीं देना है, जब मैं मांगूंगी आंसर तभी देना। आंसर मत दीजिए, पढ़ के डन बोली।
सॉल्व करवाने के बाद ना मैं इसका पीडीएफ वगैरह आपको दे दूंगी, आंसर के साथ इसका पीडीएफ में आपके क्लास में मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा। डन डन डन, ठीक है। चलो आप मुझे पहला का आंसर बताओ। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम हमने पढ़ लिया, वर्ड और लैंग्वेजेस, भाषा, शब्दों के बारे में बात हो रही है। आप पहला वाला का आंसर बताओ, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। पहला वाला का आंसर दीजिए। पहला वाला का आंसर हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं मीन। दूसरे का आंसर दीजिए, दूसरे का। कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो फटाफट बनाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिस बैच 1 को किया हुआ है, ठीक है। और प्रैक्टिस बैच जिसने 1 किया है उसका तो काफी इंप्रूवमेंट हो गया है, तो वो फटाफट बनाएंगे। बट हमारे नए वाले बच्चे परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो सब बूढ़े बच्चे हैं, उनको पता है आपका भी इंप्रूवमेंट होगा। मीन, कुछ बच्चे मीनिंग भी बोल रहे हैं। दूसरे वाले का आंसर हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं कॉम्प्रीहेंड। ये जो कल मैंने ग्रामर पढ़ाया था ना प्रैक्टिस बैच में, मैंने आपको पीडीएफ इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। हर टॉपिक का जब पूरा 50 क्वेश्चन होगा ना तब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने 30 ही करवाया था। कॉम्प्रीहेंड, तीसरा का आंसर देना। आप पहले अपना आंसर दे दो फिर मैं समझाऊंगी। थर्ड वाले का आंसर रेट्रोस्पेक्टिवली, सीक्रेटली, इफेक्टिवली एंड लेटली। थ्री का आंसर हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम 3 का सी होगा। फोर्थ का आंसर देना। फोर्थ का, ये फोर्थ वाला यहाँ पे थोड़ा सा लेवल पहला दिन है तो थोड़ा इजी रखा है मैंने। बन जाएगा मनीष, आपका क्लोज टेस्ट बनेगा, थोड़ा सा रेगुलर रहिएगा, बनेगा। फोर्थ वाले का one's mother tongue is dash for one's literary growth, but if you want to communicate to a wider audience then you will dash to reach। स्टूडेंट्स हमारे बोल रहे हैं असेंशियल। आज का तो लेवल ठीक ठाक रखा है मैंने, ठीक जैसा पिछले बैच में पढ़ाया था ना, थोड़ा सा लो से हाई लेवल वैसे ही जाएगा। और लास्ट वाला आंसर दे रहे हैं बच्चे हमारे हैव। चलो भाई एक बार सब आंसर यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, मुझे स्कोर बता दीजिए फटाफट, अपना स्कोर बताइए। यूट्यूब का भी मैं स्कोर देखूंगी और ऐप वाला भी देख रही हूँ, एक बार स्कोर शेयर करिए। फाइव में 5 आ गया है, 5 आ गया। हाँ तो आज तो थोड़ा इजी रखा है ना। सब होगा। कॉम्प्रिहेंशन जब मैं करवाऊंगी उसमें टाइटल वगैरह वाला भी क्वेश्चंस लाऊंगी, पिछले बैच में भी मैंने टाइटल वगैरह करवाया था। चलो FI में 5 आ गया है, बूढ़े बच्चे तो ले आएंगे, सब एक्सपर्ट हो गया। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। वर्ड्स कन्वे मीनिंग, शब्दों के थ्रू, शब्द हमारे मीनिंग कन्वे करता है, शब्द के थ्रू हम अर्थ दर्शाते हैं। बिकॉज दे आर यूज्ड इन ह्यूमन एक्टिविटीज, ये बिकॉज किसके लिए लगा है? बिकॉज प्रोनाउन है। ये किसके लिए लगा है? ये लगा है वर्ड्स के लिए, वर्ड्स नाउन है। तो शब्दों के थ्रू हम मीनिंग कन्वे करते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड इन ह्यूमन एक्टिविटीज इन डिफरेंट फॉर्म्स। ह्यूमन एक्टिविटीज में शब्दों को डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स में। अब देखो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ऑप्शंस देखो, इसीलिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
पहला चैप्टर जो मैं पार्ट ऑफ स्पीच इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ उसी लिए। देखो मीनिंगफुल, फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। मीनिंग नाउन है, बोलते हैं ना व्हाट इज द मीनिंग, द लगता है, मीनिंग का मतलब है अर्थ, ये नाउन है, मीनिंगफुल एडजेक्टिव है। व्हाट डू यू मीन, ये मीन वर्ब है, और मीन का ही पास्ट टेंस मेंट होता है, ठीक है, जिसका पास्ट बन गया है वर्ब है। और हमें वर्ब ही चाहिए। क्यों वर्ब चाहिए? देखो डिफरेंट वर्ड्स, ये हमारा डिफरेंट वर्ड सब्जेक्ट है, और ये जो मे होता है ना, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया, और जब भी सहायक क्रिया आए तो उसके बाद एक मेन वर्ब आएगा ना, जैसे बोलते हैं ना यू मे गो, शी मे गो, ही विल गो, तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब सहायक क्रिया होता है, और सहायक क्रिया के बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे वर्ब की जरूरत थी, हमें एडजेक्टिव की जरूरत नहीं थी, ठीक है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसके बाद मेन वर्ब चाहिए, और हर स्टूडेंट को पता है, यूट्यूब पे भी पढ़ा ही दिया है कि मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म आता है, ठीक है, V1 फॉर्म। जैसे ही विल वेंट थोड़ी होगा, ही विल वेंट नहीं होगा, ही विल गो, तो V1 फॉर्म आता है। तो ये तो पास्ट टेंस हो गया, मॉडल वर्ब के साथ पास्ट नहीं लगाओ तो ये हो, ठीक है, ये हाँ यस, मे के साथ V1 फॉर्म आएगा। डिफरेंट वर्ड्स में मीन द सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये बोल रहे हैं डिफरेंट शब्दों का अर्थ सेम थिंग निकलेगा डिफरेंट लैंग्वेजेस में, एंड दिस इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज फैमिली जेम्बलेंस। अगर इस वर्ड का मतलब नहीं भी आपको पता है ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक वर्ड का मतलब, हर एक लाइन का मतलब आपको क्लियर ही रहेगा, नहीं भी पता है तो फिर भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जेम्बलेंस का मतलब होता है सिमिलैरिटी, अलाइकनेस, एक जैसा। अगर इसका मीनिंग नहीं भी पता है फिर भी आप कर लोगे, ठीक है। आपको थोड़ा स्मार्ट बन के, इसी को बोलते हैं स्मार्ट बन के अपने ऑप्शंस छांटने। फिर ये बोल रहे इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लैंग्वेजेस हेल्प्स अस, थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ना, इतनी दूर पढ़ के मत रुक जाना। लैंग्वेजेस हेल्प करता है क्या करने में? रियलिटी एंड देन कम्युनिकेट करने में। कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, दूसरे से बातचीत करने के लिए हमें भाषा की जरूरत होती है ना, तो लैंग्वेज हेल्प्स अस। थोड़ा वर्ड पावर तो जरूरी है आपको। कमेंड करना मतलब तारीफ करना। डिपेंड तो किसी पे निर्भर होना। समुद्र मंथन का बैच किया है बच्चों ने, थोड़ा सा समुद्र मंथन वो सब देखते रहना। अमेंड, आपने पॉलिटी में अमेंडमेंट वर्ड सुना होगा। अमेंड करना मतलब संशोधन करना, किसी चीज में माइनर चेंजेस होता है अमेंडमेंट। इम्प्रूव करना, किसी भी चीज को चेंज करना, ऑल्टर करना। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है? पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है। पैसेज किस लिए पूछा जाता है? कॉम्प्रीहेंशन किस लिए पूछा जाता है? आपका अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, कितना आप में समझ है। कॉम्प्रीहेंड करना इज अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को समझना। और डिपेंड तो नहीं होगा, ये बोल रहे दूसरे शब्दों में लैंग्वेजेस हमें हेल्प करता है कि हमें रियलिटी को हम पता कर सके। हेल्प्स अस, डिपेंड नहीं होगा, डिपेंड के साथ ऑन भी लगता है, डिपेंड ऑन रियलिटी, तो ये तो होगा नहीं। रियलिटी की तारीफ करने में नहीं, लैंग्वेज के थ्रू ही तो हम रियलिटी को समझ पाते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। कॉम्प्रीहेंड, ठीक है, हाँ। प्रैक्टिस यस हेल्प्स अस कॉम्प्रीहेंड रियलिटी, और फिर हम रियलिटी को समझ के भाषा के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। देयर आर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, ओके, इतने सारे हजारों लैंग्वेजेस है वर्ल्ड में, और सब लैंग्वेज हमें हेल्प करता है। हेल्प्स अस एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। भाषा के थ्रू अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो? सीक्रेटली होगा, सीक्रेटली का मतलब चोरी छुपे भाषा के थ्रू एक्सप्रेस करोगे। और लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, तो लेटली भी तो नहीं करोगे ना, हाल फिलहाल में नहीं, भाषा के थ्रू। रेट्रो म्यूजिक होता है ना, रेट्रो म्यूजिक मतलब 70s वाला, पास्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है इन रिलेशन टू पास्ट को ध्यान में रखते हुए। बट ये भी नहीं होगा, हम भाषा के थ्रू बहुत प्रभावशाली तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इफेक्टिवली।
इफेक्टिवली, इफेक्टिवली, ठीक है। फिर तीसरा आ जाओ, ये बोल रहे हैं कि वंस मदर टंग, मातृभाषा नो डाउट बहुत ज़रूरी है। मातृभाषा हमारे ग्रोथ के लिए अनावश्यक नहीं है, मतलब अनावश्यक वाला थोड़ी सेंस जा रहा है, साइलेंट थोड़ी है, मातृभाषा इस साइलेंट नहीं है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, मातृभाषा शुभ नहीं है, होली नहीं है, मातृभाषा जरूरी है। ये बोल रहे हैं नो डाउट मातृभाषा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर टंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, वाइडर ऑडियंस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए ना, यू विल, आपको टारगेट ऑडियंस को रीच करना होगा और वही लैंग्वेज में बात करनी होगी ना जो हमारे लोग समझ रहे हैं। और विल मॉडल वर्ब है, ठीक है, विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है ना, हैज तो आएगा नहीं, हैड तो नहीं आएगा। अब देखो मॉडल वर्ब के बाद विल बी भी आ सकता है और विल हैव भी आ सकता है। अब बताओ कि इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, क्या होगा? हाँ, लैंग्वेजेस हमें हेल्प करता है कॉम्प्रिहेंड करने में रियलिटी को। चलो बताओ, देन यू विल टू रीच होगा? यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है ना, अगर आपको लोगों से बातचीत करना है ना तो यू विल हैव टू, एडवाइस दिया जा रहा है, यू हैव टू, आपको ऐसा करना होगा, यू विल हैव टू रीच, यू विल बी टू रीच नहीं होगा, वो एडवाइस दिया जा रहा है। ऐसा बोलते हैं ना, यू हैव टू डू द वर्क, कम एडवाइस के सेंस में हैव। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। धीरे धीरे इसका लेवल मैं एडिटोरियल तक ले जाऊंगी, जैसे हम लोगों ने पिछले बैच में किया था। यू विल बी नहीं, एडवाइस दिया जा रहा, यू विल बी टू डू द वर्क नहीं होगा, यू विल हैव टू डू। चलो इसको पहले पढ़ के डन बोलना। बी के बाद V3 और ING दोनों आ सकता है। ये आज आपका लास्ट डेमो है, कल आपने ग्रामर का डेमो किया था, आज PQRS क्लोज टेस्ट वाला। पढ़ के डन बोलना। चलो स्टूडेंट्स ने डन बोल दिया, ठीक है, पढ़ लिया है। फॉरेस्ट और पाम ऑयल, ऑयल वगैरह होता है ना, पाम ऑयल खाने पीने में यूज करते हैं, लिपस्टिक्स वगैरह में, शैम्पू वगैरह में भी ये ऑयल पाम ट्री से निकाला जाता है, ये ऑयल को यूज करते हैं, उसी के बारे में। चलो पहला का आंसर बताना मुझे, पहला का आंसर बताना। शुरू में ये सब ना आपका गलत हो जाएगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा, बट स्टूडेंट्स से यही एडवाइस है, स्टूडेंट्स को गलत भी हो जाए टिके रहिएगा, आप खुद लास्ट में फील करिएगा, जब सिलेक्शन के बाद मेरे से मिलने आओगे ना तो फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम शुरू में मज़ा नहीं आता था। पहला वाला स्टूडेंट्स मेक बोल रहे हैं, दूसरा वाला दूसरा वाला। इसके बाद मैं 2 क्लोज टेस्ट करवाऊंगी हर दिन, 5 PQRS और 1 पैसेज होगा। दूसरा वाला में कॉमनली कर रहे हैं। तीसरा वाला
तीसरा वाला में बोथ आ रहा है। क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स ना कॉमनली और यूजुअली में कंफ्यूज हो सकता है। कॉमनली भी हो सकता है, यूजुअली भी हो सकता है, और बच्चे को लगेगा मैम एंड है। बोथ के साथ भी तो एंड करते हैं, ठीक है, बोथ के साथ भी तो एंड आता है, और बिटवीन के साथ भी तो एंड आता है, तो बच्चा को बिटवीन करने का मन भी करेगा, बट आंसर बोथ ही है। दूसरा फोर्थ वाले का आंसर, फोर्थ वाले का इट्स, ये आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया है, ये इट्स और ये इट्स के डिफरेंस यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया। देर भी बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा देखते हैं, इट्स पॉपुलैरिटी, देर कैसे होगा, हैज लगाना है। इट्स किसकी पॉपुलैरिटी, पाम ऑयल की, पाम ऑयल तो सिंगुलर है ना, देर नहीं होगा। और नेक्स्ट वाला इज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड डिलाइटेड नहीं होगा, इसकी पॉपुलैरिटी ने लोगों को खुश कर दिया है, लोगों को खुश कर दिया है कि आप फॉरेस्ट हटाकर ज्यादा से ज्यादा पाम ट्रीज ग्रो करो। नहीं, लोगों को एनकरेज करना है। प्रॉम्प्ट करना का मतलब होता है टू मेक अ थिंग हैपन, और एक प्रॉम्प्ट करना मतलब एनकरेज करना। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ना लोग उत्साहित होकर, लोग एनकरेज्ड होकर फॉरेस्ट, जंगल हटा हटा कर पाम ट्रीज को ग्रो कर रहे हैं। चलिए स्कोर बताइए, लास्ट वाले का आंसर प्रॉम्प्ट स्कोर बता दीजिए जल्दी से करके, फिर PQRS पे आते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो पहले आ जाते हैं। मेनी फॉरेस्ट आर क्लियर, फॉरेस्ट मतलब बहुत सारे जंगल को क्लियर किया जा रहा है, क्लियर किया मतलब जंगल को काटा जा रहा है, रास्ता बनाना, किस लिए, कि वहां पे पाम ऑयल उगाया जाए, पाम ऑयल का प्लांटेशन किया जाए, तो जंगल को काटा जा रहा है, तो रास्ता बनाना, और टू के साथ V1 आएगा, ये तो V2 V3 में आ जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। टू गिव वे, गिव वे का मतलब होता है रास्ता, मेक वे, मेक वे का मतलब है रास्ता बनाना, और गिव वे, किसी को वे, गिव वे दे रहे हो मतलब किसी को रास्ता दे रहे हो। जंगल काटे जा रहे हैं किस लिए, पाम ऑयल का प्लांटेशन का रास्ता बनाया जा रहा है, यू मेक वे, टेक वे नहीं हो, मेक, मेक वे, मेक, ठीक है, रास्ता बनाया जा रहा है कि पाम ऑयल की खेती हो। पाम ऑयल इज द मोस्ट डैश प्रोड्यूस्ड। कैजुअली का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कोई बात बोला और आपने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया, कैजुअली, कैजुअली मतलब बहुत केयरलेसली, लापरवाही, बहुत सीरियसली नहीं, तो ये तो नहीं होगा। और लविंगली भी नहीं होगा, लविंगली का मतलब एकदम प्रेम पूर्वक प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, यहाँ कोई लविंगली का सेंस नहीं आ रहा है। अब आएगा मैम पाम ऑयल इज द मोस्ट, यूजुअली प्रोड्यूस्ड क्यों नहीं होगा, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, अक्सर, यूजुअली, वो यूजुअली मेरी हेल्प करता है अक्सर, और ये यूजुअली ना हम टाइम के सेंस में यूज करते हैं, टाइम के सेंस में यूज करते हैं, बट कोई चीज का यूज के बारे में बात हो रही है। ये जो पाम ऑयल है, किसी चीज का प्रोडक्शन, किसी चीज का यूज, कोई भी चीज बड़े पैमाने पे है तो उसके लिए हम कॉमन, ये एक कॉमनली प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, कोई भी चीज कॉमन तरीके से यूज किया जा रहा है, मोस्ट कॉमनली, तो यहाँ टाइम का सेंस नहीं दे रहा। यूजुअली मतलब पाम ऑयल ना अक्सर प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, ये पाम ऑयल बड़े पैमाने पे, ठीक है, प्रोड्यूस वेजिटेबल ऑयल है जो हर सुपरमार्केट में मिल ही जाता है, एक कॉमन सा प्रोडक्ट है जो हर सुपरमार्केट में मिल जाता है, बहुत सस्ता सा ये प्रोडक्ट है, तो किसी प्रोडक्ट कॉमन होगा, कोई प्रोडक्ट यूजुअली नहीं होगा। ओके तो यहाँ पे कॉमनली होगा, कॉमनली प्रोड्यूस्ड है, इसको ज़्यादा कॉमन प्रोडक्शन होता है। वेजिटेबल ऑयल मतलब इसका यूज़ कॉमन है और हर जगह फाउंड होता है। कोई भी चीज़ कॉमन है, कोई भी चीज़ कॉमन है तभी तो आपको हर जगह ये सुपरमार्केट प्रोडक्ट में दिख रहा है।
इट्स का मतलब यहाँ पे इट इज है, इट इज चीप, ये बहुत सस्ता है, कॉमन है इसी वजह से सस्ता है, वर्सेटाइल है, बहुत सारी चीजों में बहुमुखी है, यूज कर सकते हैं, एंड कैन बी एडेड। अब आप बोलोगे कि मैम एंड के साथ तो बिटवीन भी आता है, ठीक है, एंड के साथ तो बिटवीन भी आता है, बट आपने बोथ क्यों लगाया? ठीक है, बिटवीन के साथ भी तो एंड लगा सकते हैं, इट कैन बी एडेड टू, ईच नहीं लगाएंगे, ईच के साथ एंड नहीं आता है, वन के साथ भी नहीं आ गया, दोनों तो हट। देखो बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन के साथ भी एंड लगता है, बट बिटवीन राम और श्याम का मतलब है राम और श्याम के बीच, ठीक है, और बोथ राम और श्याम का मतलब है राम और श्याम दोनों। तो यहाँ क्या सेंस जा रहा है? फूड और प्रोडक्ट के बीच में ऐड नहीं किया जा रहा है, ये जो पाम ऑयल है इसको फूड में भी और पर्सनल प्रोडक्ट्स में भी ऐड किया जा रहा है, तो बोथ लगा देना, दोनों में किया जा रहा है, दोनों में, ठीक है, हाँ दोनों में किया जा रहा है कि बोथ, खाने में भी यूज कर रहे हैं हम इसको, लिपस्टिक्स और शैम्पू में भी यूज कर लेते हैं, दोनों के बीच नहीं यूज करते हैं, दोनों में यूज करते हैं। और इसका जो पॉपुलैरिटी है ना, आवर तो नहीं होगा, क्योंकि आवर पॉपुलैरिटी, आवर किसका पोजेसिव है? वी का, तो होगा नहीं, और दे का देर है, तो ये दोनों नहीं होगा। और दूसरी बात याद करो, इट इज चीप, ये इट किसके लिए लगा है? ये लगा है पाम ऑयल, और पाम ऑयल नाउन है, और नाउन के बदले ही प्रोनाउन लगा है इट, इट, तो यहाँ भी जो इट है ये पाम ऑयल के लिए है, और इसकी जो पॉपुलैरिटी है ये लोगों तक पहुंची है। किसकी पॉपुलैरिटी? सुपरमार्केट प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी नहीं, या फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी की बात नहीं हो रही। कुछ बच्चों को लगेगा ना कि क्या मैम ये प्रोडक्ट्स के लिए है? अगर ये प्रोडक्ट्स के लिए होता तो यहाँ पे हैव लगा हुआ होता है ना, तो ये हैव नहीं है, ये पाम ऑयल के लिए, पाम ऑयल पॉपुलर हुआ, देर मत लगाना, आवर मत लगाना, इट्स लगाना, क्योंकि ये जो इट है ना, ये इट इसका मतलब, ये अपोस्ट्रोफी वाला इट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज, इट वॉज, या इट हैज, अपोस्ट्रोफी वाला, और ये इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसके बाद एक नाउन चाहिए, तो यहाँ पे नाउन लगा है ना, कहाँ लगा है? इट्स पॉपुलैरिटी, इसकी पॉपुलैरिटी लोगों तक पहुंची है, इसकी पॉपुलैरिटी मतलब पाम ऑयल की, नाउन लगा हुआ है, और नाउन के साथ हमें तो पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, ये होगा। ऐसा थोड़ी बोलोगे इट इज पॉपुलैरिटी, इट इज पॉपुलैरिटी नहीं होगा, इट इज पॉपुलर होता तो हो सकता था, ओके। और दूसरा देखो, इट्स पॉपुलैरिटी ने, इसकी प्रसिद्धि ने लोगों को क्या किया? डिस्टर्ब किया है, बैफल किया है। बैफल बताया था ना, बफलो, भैंस की तरह कंफ्यूज है रोड पे, बैफल्ड का मतलब है इसकी प्रसिद्धि ने लोगों को कंफ्यूज किया है, नहीं, लोगों को इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी पॉपुलैरिटी से लोग क्या कर रहे हैं? इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोगों ने बहुत सारे फॉरेस्ट को, जंगल काट कर कर पाम ऑयल लोगों को एनकरेज किया है, डिलाइट नहीं किया है। क्यूरेट का मतलब होता है कोई भी चीज को बहुत सोच समझ के डेवलप करना, बनाना, बट यहाँ उसकी पॉपुलैरिटी ने लोगों को प्रॉम्प्ट किया है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है टू मेक अ थिंग हैपन, या लोगों को एनकरेज किया है कि और भी पाम ऑयल प्लांटेशंस लगाएं, ठीक है, हाँ, पाम ऑयल, पाम, ओके, ओके। अब आ जाओ, ये हो गया हमारा, अब आ जाओ PQRS पे, ठीक है। PQRS का भी मैं आपको इसका ट्रिक्स पहले से कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई ऐसा कॉमन सा ट्रिक नहीं है ना जो सब सेंटेंस में फिट हो जाए, क्योंकि सब सेंटेंस का टाइप अलग सा होता है। इसको हम सेंटेंस में भी, क्योंकि पिछले बैच में भी बच्चों को मैंने कोई रूल्स वूल्स नहीं बताया, क्योंकि हर सेंटेंस अलग टाइप से आता है, मैं सेंटेंस में ही आपको ट्रिक्स लगाना बताऊंगी। पहले एक बार आप अटेम्प्ट करो, ऑप्शंस नीचे दिया हुआ, एक बार आप अटेम्प्ट करो। ये बैच बस डेमो आज तक के लिए,
ईच के साथ सिंगुलर आएगा ना, ईच फूड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स नहीं होगा, ईच के बाद प्रोडक्ट होता तो हो भी सकता है। पहले मेरे को आंसर बताओ। कुछ ट्रिक तो लगाना होगा। RPSQ आ रहा है, कुछ बच्चों का SPQR भी आ रहा होगा। देखो भाई, पहला ऑप्शन, देखो देखो, क्यू से तो हमारा ऑप्शन शुरू ही नहीं है, क्यू तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। जैसे व्हेन वी आर टायर्ड, जब हम थक जाते हैं ना, तो वे हमें प्रोवाइड करते हैं, ये या वे, ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से तो वाक्य शुरू ही नहीं होगा। प्रोनाउन पहले नहीं आता है सेंटेंस में, जनरली पहले नाउन आता है, उसी के बदले प्रोनाउन होगा, तो क्यू से तो शुरू नहीं। और वैसे भी हमारे ऑप्शन क्यू से शुरू भी नहीं। और अगर हमारा, देखो हमें क्या करना है, स्टूडेंट बन के बनाना है। जब मैं स्टूडेंट बन के एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगी तो मेरे को लगेगा ना कि एस भी तो हो सकता है। नॉवेल्स के बारे में बताया है कि नॉवेल्स आर बुक्स ऑफ इमेजिनेशन, जो उपन्यास होते हैं ये इमेजिनेशन वाली बुक्स होती है और सबको इसको पढ़ना चाहिए। तो मेरे को एस भी लगेगा, मेरे को एस भी लग सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगी, मेरे को पहला एस भी लग सकता है, मेरे को पहला आर भी लग सकता है। रीडिंग हमें अ काइंड ऑफ प्लेजर देता है। अगर आप पढ़ोगे तो एक अलग टाइप ऑफ प्लेजर मिलता है, कुछ लोगों की हैबिट होती है रीडिंग। मेरे को आर भी लग सकता है। अब मेरे को ये भी लग सकता है कि सम बुक्स वी रीड सिंपली फॉर प्लेजर एंड अम्यूजमेंट सच एज नॉवेल्स। कुछ किताबें हम पढ़ते हैं सिर्फ प्लेजर के लिए, जैसे कि उपन्यास। ठीक है, मेरे को सब लग सकता है। अब हमें ट्रिक क्या करना है, ठीक है। सच एज बोल के हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे जब भी PQRS आ जाए ना, किसी हाल में अपने दो ऑप्शंस को छांटिए, उसके बाद दो ऑप्शन में आंसर डिसाइड करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे सच एज का मतलब होता है सच एज नॉवेल्स, फॉर एग्जाम्पल नॉवेल्स। ठीक है, सच एज नॉवेल्स का मतलब है जैसे कि उपन्यास। कुछ बुक्स हमें खुशी देते हैं, इंटरटेन करते हैं, जैसे कि नॉवेल्स। और फिर नॉवेल्स के बारे में इन्होंने एक्स्ट्रा जानकारी दी है, नॉवेल्स आर बुक्स ऑफ इमेजिनेशन, जो सबको पढ़ना चाहिए। अब मेरे को बोलो, देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को दो ऑप्शन में ना SP दिख रहा है, यहाँ पे S के बाद P, यहाँ भी S के बाद P, और यहाँ पे मेरे को P के बाद S, और यहाँ भी P के बाद S। अगर मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ भी नॉवेल्स के लिंक करना है, दो एक जैसे वर्ड वाले सेंटेंस को लिंक किया जाता है। यहाँ भी नॉवेल्स आया और यहाँ भी नॉवेल्स आया, बस मुझे बताओ कि पहले P होगा या S होगा। ओके, आवाज नहीं आ रही है। देख रही हूँ साउंड का। विकास, एक बार देखो साउंड का प्रॉब्लम है क्या, साउंड का इशू है। एक बार बताना साउंड ठीक है। ठीक है ना। चलो ठीक है। अभी ठीक है ना। वाइब्रेशन हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू है। चलो चलो चलो, अब ठीक है, अभी ठीक आ गया। अब बताओ, आंसर बताओ। अब ठीक है।
एक मिनट रुक जाओ। विकास, विकास साउंड कम आ रहा है, थोड़ा देखो। वो बोल रहे हैं, दूसरा माइक देना। दूसरा माइक दे दो। अभी ठीक है आवाज? साउंड लो है बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। नाउ ओके, चलो चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि पहले P होगा या S होगा? पहले P होगा या S होगा, बताना। बता रही हूं, P होगा या S होगा? अरे अब ठीक है ठीक है, पहले P होगा या S होगा। देखो सबसे पहले तो हम बताते हैं ना, कुछ बुक्स हमें प्लेजर देते हैं, जैसे कि नॉवेल्स। पहले तो उदाहरण के तौर पे नॉवेल्स हमें प्लेजर देते हैं, ठीक है। और फिर नॉवेल्स के बारे में ही एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ। पहले तो मैं नॉवेल का उदाहरण दूंगी और जिस वर्ड का एग्जाम्पल दूंगी उस वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा बताऊंगी कि नॉवेल्स बुक्स ऑफ इमेजिनेशन होते हैं। इसका मतलब है P के बाद ही S होगा, ठीक है। और यहाँ S के बाद P, यहाँ S के बाद P, ये भी गलत है। अब इसी दोनों में से होगा, इसी दोनों में से होगा। ओके, S पहले हमारा P आएगा, फिर S आएगा, इसी दोनों में से होगा। अब देखो, पहले हम किसी भी चीज के बारे में एक जनरल बात कहते हैं, ओके, एक जनरल बात कहते हैं, और उसके बाद उस जनरल बात, सामान्य बात बोलते हैं, और फिर स्पेसिफिक बात करते हैं। स्पेसिफिक तो इन्होंने बोला है ना कि हमें रीडिंग करना चाहिए, रीडिंग हमें प्लेजर देता है, रीडिंग बहुत अच्छी, मैं आपको बोलूंगी ना कि आपको रीडिंग करना चाहिए, रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट होती है। फिर बताऊंगी रीडिंग में आपको स्टोरी पढ़ना चाहिए, नॉवल पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि रीडिंग करना चाहिए, और फिर रीडिंग में भी स्पेसिफिक बता रही हूँ हमें रीड करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि नॉवेल्स। तो पहले हम जनरल वाली बात करेंगे, मतलब ऑप्शन हमारा R से शुरू, R से शुरू होगा, R से, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हमें रीडिंग करना चाहिए, रीडिंग हमें प्लेजर देता है, ठीक है। और कुछ बुक्स हम सिंपली पढ़ते ही हैं प्लेजर के लिए, रीडिंग हमें प्लेजर देता है, और इस प्लेजर के लिए हम कौन सी बुक पढ़ते हैं? नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो R के बाद ही P होगा। फिर जैसे कि हमें नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, फिर इस नॉवेल्स के बारे में एक्स्ट्रा बोला है कि नॉवेल्स होता क्या है, बुक्स ऑफ इमेजिनेशन होता है। और फिर बोल रहे हैं जब भी हम टायर्ड हो जाते हैं ना, तो नॉवेल्स हमें रिक्रिएशन देता है, मतलब बोरियत खत्म करता है, एक नई एनर्जी देता है। ये जो दे लगा है ना, गलती से भी मत सोचना इस बुक्स के लिए लगा है, ये जो दे लगा था इस नॉवेल्स के। आंसर इज डी। नेक्स्ट आ जाओ। इसको मैं चार्जिंग में लगा देती हूँ। नेक्स्ट, हाँ, इसका PDF आपको मिल जाएगा शाम तक। अरे कल वाली PDF तो अभी पूरा पढ़ा लूंगी तभी मिलेगा, और कल आपकी छुट्टी है, कल सरस्वती पूजा है, तो कल आपकी छुट्टी रही,
चलो इधर उधर की बातें नहीं, हाँ हाँ फटाफट ऑप्शंस को छाटो, फटाफट ऑप्शंस छाटना शुरू करिए। 3 ऑप्शन पी से है, ठीक है, 3 ऑप्शन पी से है और 1 ऑप्शन आर से है। तो आर तो बिल्कुल नहीं होगा, आर बिल्कुल नहीं, एस बिल्कुल नहीं होगा, एक एस से है। प्रोपेल इट इन वन डायरेक्शन, इट, प्रोपेल इट, इसे एक डायरेक्शन में प्रोपेल करो, ठीक है, एक डायरेक्शन में इसको स्पीड अप करो, मतलब एक डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाओगे ना, एंड इट टेक्स सम फोर्स और ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इट लगा है, इट लगा है, इट लगा है प्रोनाउन, तो ये इट प्रोनाउन है, किसी के लिए होगा ना, पहले हम नाउन यूज करेंगे, हमारा पहला सेंटेंस प्रोनाउन नहीं होगा, किसी ये इट किसी नाउन के लिए लगा होगा ना, तो एस तो हटा ही दो, एस हटा दो, अब हमारा ऑप्शन पी से ही शुरू होगा। अब हमारा स्टूडेंट बोलेंगे मैम क्या पी के बाद आर लगा सकते हैं? पी में देखो, स्किलफुल स्पीकर्स, जो लोग बहुत स्किलफुल स्पीकर्स होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, गेट एट द आउटसेट अ नंबर ऑफ यस रिस्पॉन्सेज, जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं ना, उन लोगों को लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, जो अच्छा वक्ता होता है। तो अब मुझे बताओ कि पी के बाद आर होगा, ये इट प्रोनाउन है, ठीक है, ये इट प्रोनाउन है, इट इज लाइक द मूवमेंट्स, तो ये इट स्पीकर्स के लिए नहीं होगा ना, स्पीकर्स नाउन है, ठीक है, और स्पीकर्स कैसा वाला नाउन है? प्लूरल वाला नाउन है, जब कोई प्लूरल वाला नाउन रहेगा तो उसका प्रोनाउन भी तो प्लूरल ही रहेगा, ठीक है, तो पी के बाद आर तो बिल्कुल नहीं होगा, पी के बाद आर बिल्कुल नहीं होगा। अब देख लो, अब देख लो, अब पी के बाद क्यू होगा, ठीक है, ये तो दोनों ऑप्शन में पी के बाद क्यू है ना, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, ये बोल रहे हैं स्किलफुल स्पीकर्स, ये लोगों से इसको अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। देर, ये अपने ये जो दे है किसके लिए? स्पीकर्स के लिए, वे अपने लिसनर्स को स्टीयर, उत्तेजित कर देते हैं टूवर्ड्स एन अफर्मेटिव डायरेक्शन, अफर्मेटिव मतलब अपनी ओर, ठीक है, यस रिस्पॉन्सेस का, तो पी के बाद क्यू होगा। अब आप डिसाइड करो कि एस के बाद आर होगा या आर के बाद एस होगा, अब आपको देखना है ना, पी क्यू तो होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा? अब असली कहानी तो इसमें है। Propel it when it is like the movements of billiard ball. अच्छे से देखो, अच्छे से, चीटिंग नहीं करना है, तो मैं यूट्यूब कमेंट भी देख लूं। प्रोपेल इट इन वन डायरेक्शन, नहीं नहीं, पहले पहले एस कहाँ से हो जाएगा? प्रोपेल इट इज लाइक द मूवमेंट्स ऑफ अ बिलियर्ड बॉल, ये एक बिलियर्ड, बिलियर्ड देखा होगा ना, बड़ा सा कैरम बोर्ड तो नहीं है, बड़ा सा बोर्ड रहता है, उसमें बिलियर्ड्स खेलते हैं, अच्छे से देखो, इट इज लाइक द मूवमेंट्स ऑफ अ बिलियर्ड, इट प्रोपेल इट इन वन डायरेक्शन एंड इट टेक्स, अरे अच्छे से देख लो। ये पी क्यू आर एस ही है, ठीक है, पी क्यू एस आर नहीं है, पी क्यू आर एस ही है, सही है, पी क्यू आर एस है। दे ये इट इज लाइक द मूवमेंट्स ऑफ अ बिलियर्ड बॉल प्रोपेल इट इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इसको वन डायरेक्शन में प्रोपेल करोगे, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, बिलियर्ड बॉल की तरह है, इसको एक डायरेक्शन में जाओगे ना, इट टेक्स सम फोर्स एंड डिफ्लेक्टेड, हाँ आर ऐसी होगा, ए ही होगा, ए ही होगा, ये जो इट लगा है ना, ये सॉरी, ये जो इट लगा है,
ये किसके लिए, मूवमेंट के लिए नहीं लगा, बॉल के लिए लगा है। बॉल के लिए लगा है, तो इसको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इट बॉल नाउन जो है उसके लिए लगा, स्नूकर्स की तरह होता है, स्नूकर्स थोड़ा सा अलग होता है, उसके लिए प्रोनाउन लगा है। तीसरा आ जाओ। हाँ, एक पी से है, दो पी से है और दो आर से है। अब आपको डिसाइड करना है। हमारा दो ऑप्शन पी से है, ठीक है, एक और दो आर से है। तो पहले देख लो, एज वी नो डैट सम हॉबीज। अब बताओ मुझे कि पी और आर में आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा पहला होगा, कौन सा जनरल लग रहा है और कौन सा स्पेसिफिक लग रहा है? हम्म, ये देखो, पी और आर में द चॉइस ऑफ हॉबीज इज नॉट एन इजी टास्क। ये जो अपना हॉबी चुनना ना, खाली समय में अपना हॉबी चुनना, ये इतना भी आसान काम नहीं है। फिर ये बता रहे हैं एज वी नो कि कुछ ऐसे हॉबीज होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए एक्सपीरियंस पर्सन को। तो यहाँ पे एक जनरल बात कही गई है कि ये जो हॉबी चुनना है ना, ये द चॉइस ऑफ हॉबी, अपना हॉबी चुनना इतना भी आसान नहीं है। क्यों? इसके लिए इतना भी आसान नहीं है, यहाँ जनरल सेंस में कही गई है। और कुछ ऐसे हॉबीज होते हैं ना जिसमें तो हमें चाहिए लोगों का गाइडेंस, एक्सपीरियंस पर्सन का। तो यहाँ स्पेसिफिक बात की गई है, पूरे हॉबीज की नहीं, कुछ आध हॉबीज है, कुछ ऐसे हॉबीज है। इसका मतलब है पहले हम जनरल वाला करेंगे, आर से ही शुरू होगा, या तो आंसर पी से तो नहीं होगा, आर से ही शुरू होगा, आर से, आर से आर से शुरू होगा। जनरल और स्पेसिफिक ध्यान रख, हॉबी को चुनना ना इतना भी इजी नहीं है। हॉबीज में से कुछ ऐसे हॉबीज होते हैं ना जिसमें हमें एक्सपीरियंस पर्सन का एडवाइस लेना होता है। तो अब देखो, आर से ही शुरू होगा। अब देखो आर के बाद क्या होगा, या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। अच्छा, एक चीज देखो, एक चीज देखो, जब भी सेंटेंस में ऐसा आ गया ड्यू टू दिस, ड्यू टू मतलब कारण बता रहा है, किसी चीज का कारण बता रहा है। इस कारण से हम बहुत सारे हॉबीज को त्याग देते हैं। अब मुझे बताओ कि इसी वजह से तो हम हॉबीज को त्याग देते हैं ना। तो ऐसी क्या बात पहली बोली गई है जिसका वो कारण यहाँ पे बता रहे हैं, किस वजह से हम हॉबीज को त्याग देते हैं? देखो कौन सा सेंटेंस लिंक हो रहा है, देख लो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे पी और क्यू तो साथ साथ होगा, यहाँ भी पी और क्यू साथ साथ, और यहाँ भी पी और क्यू साथ साथ, ठीक है। अब देखना है कि एस बाद में आएगा, ये एस वाला जो है ये लास्ट में आएगा या एस वाला शुरू में ही आ जाएगा। किस वजह से हम त्याग देते हैं? ये देखो, इन्होंने बोला है द चॉइस ऑफ हॉबीज इतना इजी नहीं होता है, हॉबीज चूज करना इतना इजी नहीं होता है। ओके, और उसके बाद सीधा एस तो नहीं बोल दोगे ना, ठीक है, सीधा एस तो नहीं बोल दोगे, हॉबी चुनना इतना भी आसान नहीं है और इसी वजह से हम त्याग देते हैं। अरे वो थोड़ी है, ये आंसर है। ये बोल रहे हैं कि हॉबी चुनना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? तभी तो हमें एक्सपीरियंस पर्सन का हेल्प लेना पड़ता है ना, एक्सपीरियंस पर्सन का हेल्प लिया। फिर क्यों मैं बोला, कुछ ऐसे हॉबीज होते हैं ना जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है और हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, और पैसे बर्बाद होने की वजह से ही हम उसको छोड़ देते। फोर्थ पे आ जाओ। एक ऑप्शन आर से आपकी कोशिश होनी चाहिए ना कि मेरे को किसी हाल में PQRS बनाते समय किसी हाल में 4 को 2 में कन्वर्ट करिए, 4 ऑप्शन को आपको 2 में छांटना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हेल्प करूंगी, ये थोड़ा सा हेल्प करना मतलब दे कैन सॉल्व, दे मतलब यह, दे प्रोनाउन है, ये सॉल्व कर सकते हैं,
ये हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दे मतलब कौन, वे तो क्यू से तो स्टार्ट ही नहीं हो। दीज मशीन्स मतलब अकेला मशीन्स होता था, अकेला मशीन्स होता ना तो हम उससे वाक्य शुरू कर सकते हैं। दीज मशीन्स मतलब ये सारे मशीन्स। ये मशीन में किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है। इस कंप्यूटर के लिए बोला है ये मशीन, तो आर से भी नहीं होगा, आर से भी नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन एस से ही शुरू होगा। ये बोल रहे हैं कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क। ओके, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड काम कंप्यूटर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे मेरे को एस के बाद आर यहाँ भी दिख रहा है और एस के बाद आर यहाँ भी दिख रहा है। अब मेरे को डिसाइड करना है ना, इसमें क्यू और पी है और इसमें पी और क्यू है, तो हम अपने पी और क्यू पे जाएंगे। देखो यहाँ पे है ना, दे कैन ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब है भी, ये भी सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ओके, ट्रैफिक जैम्स के बारे में। और ये ट्रैफिक जैम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलावा ये भी करते हैं। इसका मतलब है कि भी तब आता है ना, जैसे आप ये काम करते हो और आप ये काम भी करते हो, तो भी तो तब आता है जब पहला कोई प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं, ये भी करता है ये भी करता है, तो पी के बाद ही क्यू होगा। यहाँ क्यू के बाद पी है। हाँ, ये बोल रहे हैं कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वर्क, ठीक है। और फिर बोला एस के बाद आर लगा दिया। दीज मशीन्स कैन बी पुट टू, इसके बहुत सारे यूजेस है। और सबसे पहले आप बोलोगे ना कंप्यूटर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट करता है और इसके बहुत सारे यूजेस है, तो पहले तो आप यूजेस का जिक्र करोगे और फिर बताओगे यूज में क्या क्या यूज है। एक तो ये करता है, फिर ये भी करता है, SRPQ। उसके बाद पैसेज, नेक्स्ट, ठीक है। बहुत इजी इजी छोटा छोटा वाला नहीं करना है। हाँ, ऑप्शंस देखो, 2 क्यू से, एक आर से, एक एस से। अच्छा, मैं जो जो आपसे पूछ रही हूँ बस बताते जाओ, फिर आपको, आज तो पहली क्लास है ना, आज आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी बट धीरे धीरे आप समझ जाओगे। यू कैन लूप, क्या आर से हो सकता है? हम नाउन प्रोनाउन का सहारा लेंगे, हम जनरल स्पेसिफिक का सहारा लेंगे। मैम समझ नहीं आ रहा, आ जाएगा सौरभ, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, अपने आप पे भरोसा करिए और थोड़ा सा मेरे ऊपर भी भरोसा कर लेना। आर से होगा, यू कैन लूप देम, आप उसको लूप कर सकते हो। यू कैन लूप देम, देम मतलब इसे या इन्हें, आप इन्हें लूप कर सकते हो। इन्हें मतलब किन्हें, ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का यूज नहीं होगा ना, किसी के बारे में बोलोगे ना कि ये देम किसी नाउन के लिए यूज हुआ होगा ना ये प्रोनाउन, तो हमारा ऑप्शन तो आर से होगा ही नहीं, और आर से तो नहीं होगा। और दूसरा देखो, दिस टेंशन। अच्छा, टेंशन का मतलब समझ रहे हैं, वो वाला टेंशन नहीं है, ठीक है, वो जो टेंशन तनाव वाला टेंशन नहीं है। टेंशन का मतलब होता है ना वो वाला खिंचाव, जैसे आप कोई रबर को, कोई स्ट्रिंग को कस के होल्ड करते हैं तो उसमें जो खिंचाव होता है उसको टेंशन। और बोल रहा है यह टेंशन, यह टेंशन मतलब कौन सा टेंशन? कहीं पे टेंशन का जिक्र दिख रहा है आपको? कहीं पे टेंशन वर्ड का जिक्र दिख रहा है? विच हेल्प्स क्रिएट टेंशन, ये हेल्प करता है टेंशन क्रिएट करने में। जैसे ये रेजिस्टेंट बैंड एक्सरसाइज होता है ना, ओके, खिंचाव वाला सेंस में, तो ये टेंशन। और फिर बोला है दिस टेंशन, जो ये यहाँ पे वर्कआउट करते समय, जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ये जो टेंशन क्रिएट होता है, और फिर दिस टेंशन, आर के बाद ही एस होगा, आर के बाद एस होगा, क्योंकि यहाँ टेंशन की बात की गई है और फिर बोला ये टेंशन डिफिकल्ट कर देता है मूवमेंट करने में, आर के बाद एस होगा। और यहाँ है एस के बाद आर, गलत, एस के बाद आर, गलत।
और यहाँ भी आर के बाद एस था और यहाँ भी आर के बाद ही एस है, लेकिन यहाँ आर से शुरू नहीं होगा ना प्रोनाउन की वजह से, तो आंसर इज दिस। क्यों में बोला है रेजिस्टेंट बैंड एक्सरसाइजेस, ठीक है, रेजिस्टेंट बैंड एक्सरसाइजेस हैव बीन ऑल ओवर सोशल मीडिया ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ये पैंडेमिक के समय में ना लोग जिम वगैरह नहीं जाते थे तो ऐसे ही एक्सरसाइज करते थे। क्यों में बोला है, फिर बोला है इन केस यू आर नॉट फेमिलियर विद देम, अगर आप इन एक्सरसाइजेस से फेमिलियर नहीं हो ना तो रेजिस्टेंट बैंड्स आर सिमिलर टू इलास्टिक बैंड की तरह है। ये इसके बारे में बताया है कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलो मैं इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्यू के बाद पी, और फिर ये बोला है कि पी, फिर आर में बोला है कि आप उसको लूप करते हो बैंड्स को और एक टेंशन क्रिएट होता है और यही टेंशन मेक्स मोर डिफिकल्ट टू मूवमेंट्स एंड ऑल। ओके, तो चलो इसी बात पे स्कोर बता दीजिए। तो अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे ना कि मैम कुछ रूल्स वगैरह लिखवा दीजिए, क्योंकि हर सेंटेंस का टाइप अलग होता है ना, तो इससे यहाँ पे रूल्स वगैरह काम नहीं आएगा। ठीक है, 5 में 4 आ गया, 5 में 5 आ गया। मैंने प्रीवियस वाला में इतना हाई लेवल का करवाया है ना, बूढ़े बच्चों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमारे नए बच्चे हैं, आप भी परेशान मत होइए, धीरे धीरे आपका भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलो आ जाओ पैसेज पे, और पैसेज पे राम सीता वाला पैसेज नहीं लेके आई। एक समय की बात है, एक राजा थे, उनके 4 बेटे थे, और क्वेश्चन में आएगा हाउ मेनी सन्स डिड द किंग हैव, और ऑप्शन में 4 3 2 1 रखा रहेगा। वैसा वाला करना नहीं है, ठीक है, जैसा हमारे एग्जाम में आता है हमें उसी लेवल का करना है। पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाता है। पहले आप जब क्वेश्चंस पढ़ लेते हो ना तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। क्यों आसान होता है, ठीक है, इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन तो याद नहीं रहेगा, धीरे धीरे आपको 5 क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाओगे। क्वेश्चन पढ़ते समय ना क्वेश्चन पहले पढ़ लेने से क्या होता है कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अरे पीछे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा है, कहीं मैंने ऐसा टाइप वाला पीछे क्वेश्चन में देखा था, कुछ वर्ड तो याद रह जाएंगे, तो वो आप उस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ओके ओके, हाँ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, बस यही होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो। देखो ये 3 पैराग्राफ का है। अब देखो व्हाट, और जो भी आंसर करना है ना अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं, जो पैसेज में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कलेक्टिंग स्टैम्प। हम जो स्टैम्प डिफरेंट कंट्रीज का करते हैं ना, व्हाट इज द मेन रीजन, हम स्टैम्प कलेक्शन किस लिए करते हैं? क्योंकि स्टैम्प कलेक्शन को करते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और वो सब का नॉलेज के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, टू पास अवे द टाइम स्विफ्टली एंड प्लेजेंटली, और टू हेल्प इन सप्लाइंग। हम स्टैम्प को इसलिए कलेक्ट करते हैं ना ताकि हम सप्लाई कर सके, उसके लिए करते हैं, या अपने टाइम पास एज अ हॉबी के लिए प्लेजेंटली करते हैं, या अपने आप को बिजी रखने के लिए करते हैं, या ज्योग्राफी हिस्ट्री का नॉलेज के लिए करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोलना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। फिर दूसरा बोला है चूज द ऑप्शन, मतलब ये तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि इस पैसेज का टाइटल क्या दिया जा सकता है? स्टैम्प्स की हिस्ट्री, या सप्लाई ऑफ स्टैम्प्स, या स्टैम्प कलेक्टिंग, या ऑक्यूपेशन ऑफ मिस्चिफ। ठीक है, मिस्चिफ मतलब स्टैम्प कलेक्शन कोई शरारत और वो सब वाला है क्या? ये तो बना लोगे, स्विफ्टली का सिनोनिम बताना है, ये तो बिना पैसेज पढ़े ही कर लो। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस, ये वर्ड याद रखना, इन्फरेंस का मतलब है कंक्लूजन। कौन ऐसा सेंटेंस है जो हम कंक्लूजन के रूप में नहीं ले सकते? मतलब कौन ऐसा पैसेज पढ़ने के बाद कौन ऐसा सेंटेंस है जो पैसेज के अकॉर्डिंग हम कंक्लूड नहीं कर सकते? मतलब 3 करेक्ट है, क्योंकि बोला है विच वन इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है, इसका मतलब है कि 3 सही है। ठीक है, 3 सही है, एक कोई रॉन्ग होगा। पहले क्वेश्चन दिखा देती, फिर ऑन व्हाट ओकेजन, कौन से ओकेजन पे, किस अवसर पे स्टैम्प को प्रिंट किया जाता है और इशू किया जाता है। तो जब आप पैसेज पढ़ने लगोगे ना तो थोड़ा सा दिमाग में रहेगा ना कि कौन से ओकेजन पे स्टैम्प बनाया जाता है। लेटर रिसीव करते समय,
किसी इंसिडेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए नोट बनाते समय, कोरोनेशन, राज्याभिषेक और ग्रेट इवेंट्स में ऐसा कुछ है। आपको मैंने 5 क्वेश्चंस दिखा दिया, बट हमारे जो नए वाले स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे कि मैम जब पैसेज पढ़ने चलेंगे ना 5 क्वेश्चन याद थोड़ी रहेगा, 2 तो याद रहेगा ना, 1 भी याद रहेगा ना, कुछ तो याद रहेगा, वो आपको हेल्प कर देगा। ओके चलो अब आओ, पढ़ पढ़ के डन बोलना, फिर मैं उसको समझाऊंगी अच्छे से। और पूरा पैसेज का ना हिंदी करने मत बैठ जाना, आपको 4 लाइन में 1 लाइन को समझना है, उसी को हम स्किमिंग द पैसेज बोलते हैं। 4 लाइन को 1 लाइन में, ऐसा नहीं है कि एक एक हिंदी, इसकी हिंदी उसकी हिंदी, ये सबसे पैसेज नहीं बनता है। पढ़ के डन बोलना, उसके बाद मैं समझाऊंगी। पढ़ के डन बोलेंगे। चलो एक बार मैं पहले समझा देती हूँ, ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब का तो चलो कोई नहीं है, ऐप पे अगर मैंने देख लिया, आज तो चलो आप लोग गेस्ट बन के आए हो, लेकिन ऐप वाले तो गेस्ट नहीं है, ऐप पे मैंने अननेसेसरी कमेंट देख लिया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है। जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं और ऐप पे इधर उधर की बातें करते हैं, स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं प्रीवियस बैच वाले, एक बार ब्लॉक हो जाने के बाद ना फिर आप अनब्लॉक नहीं हो पाओ, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि फिर से आपको अनब्लॉक करूं, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल में रहिएगा, ओके। थोड़ा सा इतना मैं आपको आज़ादी नहीं दूंगी ना कि आप ऐप पे भी बात करो, यूट्यूब वाले को चलो मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकती। चलो अब मैं सबको एक एक लाइन अच्छे से समझाती हूँ। द स्टैम्प इज, एक एक हिंदी मत करिएगा। द स्टैम्प इज टू मेनी पीपल जस्ट अ स्लिप ऑफ पेपर दैट टेक्स अ लेटर फ्रॉम वन टाउन ऑफ द कंट्री टू अनदर। टू मेनी पीपल, कुछ लोग को स्टैम्प क्या लगता है, जस्ट अ स्लिप ऑफ पेपर है। स्टैम्प जानते हो ना, डिफरेंट कंट्रीज का स्टैम्प वगैरह होता है, तो कुछ लोगों के लिए ना स्टैम्प एक पूरा ये सब समझने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए स्टैम्प तो एक कागज का टुकड़ा है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, ये दे किसके लिए लगा है, पेपर के लिए तो नहीं लगा है। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रहे, और समझने का काम तो कोई लिविंग थिंग ही करेगा ना, तो ये पीपल के लिए लगा। कुछ लोगों को स्टैम्प तो एक पेपर का टुकड़ा लगता है। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वाई वी स्टैम्प कलेक्टर्स। इसका मतलब है जो वो बोल रहे हैं, जो पैसेज को लिखा है, जो ऑथर है, ये भी स्टैम्प कलेक्टर है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों हम जैसे स्टैम्प कलेक्टर्स फाइंड सो मच प्लेजर, हमें इतनी ज़्यादा खुशी होती है स्टैम्प कलेक्शन में, एंड हाउ वी फाइंड द टाइम इन टू इंडल्ज इन अवर हॉबी। कुछ लोगों को तो स्टैम्प का एक अब जिसका हॉबी स्टैम्प कलेक्शन नहीं है उसको तो लगेगा क्या पागल है, कागज का टुकड़ा इकट्ठा कर रहा है, बट जो लोग की हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग, उसको तो बहुत खुशी मिलती है, और इस स्टैम्प कलेक्शन को इनको खुशी मिलती है इस हॉबी को करने में, ठीक है। टू देम कुछ लोगों को लगता है, ठीक है, कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, अपना टाइम अपना पैसा और वो सब बर्बाद कर रहे हो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन ये जो हम स्टैम्प कलेक्टर्स है ना, जिनको ये सब पसंद है, उसको तो हॉबी है, उसको तो अच्छा लगता है।
बट दे डू नॉट रियलाइज, उनको लगता है कि वो टाइम और वो सब वेस्ट कर रहे हैं। दे मतलब वो लोग, उन लोगों को नहीं लगता है कि देर आर मेनी जो स्टैम्प्स खरीदते हैं, मेनी हु फाइंड द एफर्ट वर्थ वाइल, और ऑप्शन में ना नॉट वर्दी था। तो ये जो ये एफर्ट लेते, ये अपना एफर्ट को वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। जो लोग स्टैम्प कलेक्टर्स है वो तो अपना टाइम को सही यूज करते हैं स्टैम्प कलेक्टिंग में। ओके, वी ऑल सीक समथिंग टू डू इन अवर लीजर आवर्स। हम सब लोग चाहते हैं कि हम अपने खाली समय में कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। एंड व्हाट बेटर ऑक्यूपेशन इज देयर टू कीप अस आउट ऑफ मिसचिफ देन दैट ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग। तो ऑथर तो भाई वो स्टैम्प कलेक्शन उनकी हॉबी है, तो वो तो अच्छा ही बोलेंगे, वो कर रहे हैं। हम अपने खाली समय में ना कुछ करना चाहते हैं, और इससे बेटर और क्या चीज हो सकता है कि हम अपने आप को शरारत और अननेसेसरी चीजों से अपने आप को, अननेसेसरी चीज में क्या करता मतलब जब कुछ काम नहीं है खाली समय में, आउट ऑफ अपने आप को ये सब शरारत से बाहर रखने के लिए बेटर है कि आप कलेक्टिंग स्टैम्प वाला हॉबी करो। एन एल्बम, अ पैकेट ऑफ हिंजेस, हिंजेस हम दरवाजे वगैरह में लगाते हैं कंट्रोल करने के लिए। एंड अ न्यू सप्लाई ऑफ स्टैम्प्स इन द टाइम पास स्विफ्टली एंड प्लेजेंटली। क्या आपको किसी का आंसर मिला? हम देखो उसीलिए मैंने बोला था ना कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आपको एक का आंसर यहीं पे मिल गया। स्टैम्प कलेक्शन हैज नो लिमिट्स, इसके कोई लिमिट नहीं है, जितना हो सके करो, नेवर एंडिंग है। एक का आंसर मिला है ना? किसी को याद आ रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मिला है? जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो टाइम पास स्विफ्टली, हम अपने टाइम को स्विफ्टली और बहुत खुशी खुशी पास कर सकते हैं इस हॉबी को करके। ओके, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिला है। यहाँ तो मैं चलो आज बता दे रही हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में यस एक यहाँ पे आंसर हमें मिल गया है। तो आपको ना थोड़ा सा पढ़ते समय ध्यान रखना है। देखो अब इसका आंसर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया है ना? व्हाट इज द मेन रीजन हम स्टैम्प कलेक्शन क्यों करते हैं? अपने आप को बिजी करने के लिए। अरे बिजी शेड्यूल में से खाली समय मिलता है, लीजर आवर्स है। लेजर आवर्स का मतलब होता है खाली समय। अपने आप को स्टैम्प कलेक्शन बिजी रखने के लिए थोड़ी करते हैं कि कुछ काम वाम नहीं है चलो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि हम तो बिजी रहते हैं, और जब भी हमें खाली समय मिलता है ना तो हम स्टैम्प कलेक्शन करते ही है, अपने टाइम को पास कर सके प्लेजेंटली, खुशी खुशी। तो एक का आंसर हमें मिल गया। और यू वोंट बिलीव कि ये जो पैसेज होता है ना, ये एरर से भी ज्यादा अच्छा है। हम लोग एरर में टिक भी कर देते हैं ना, एरर का आंसर टिक करने के बाद भी अंदर से थोड़ा डर लगा रहता है कि पता नहीं करेक्ट है या इनकरेक्ट है अंदर से। लेकिन पैसेज में एकदम 100% एक्यूरेसी होती है। अगर आप समझ गए हो तो आपका पूरा आंसर करेक्ट जाएगा। एक का आंसर मिल गया, चलो उसी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, यहाँ तक समझा दिया। अब नेक्स्ट आओ। अब बोला है कंट्रीज आर ऑलवेज प्रिंटिंग एंड इशूइंग न्यू स्टैम्प्स टू सेलिब्रेट कोरोनेशंस, ग्रेट इवेंट्स। क्या यहाँ पे हमें एनिवर्सरीज, डेथ, किसी के डेथ पे, किसी के एनिवर्सरी पे और भी फैसिनेशन होता है स्टैम्प कलेक्शन का बिफोर वंस अराइवल्स। अराइवल्स का मतलब है प्रतिद्वंदी। कभी कभी हम अपने प्रतिद्वंदियों को भी जलाने के लिए स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। किसी और का आंसर मिला है? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है कि हम एक कुछ था जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो एक था ना कि हम किस ओकेजन पे स्टैम्प को इशू करते हैं। एक और आंसर मिल गया। ये देखो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, चाहो तो आप पूरा भी पढ़ सकते हो, लेकिन जिसको लगता है कि मैं जल्दी भूल जाऊंगा, कौन से ओकेजन पे स्टैम्प को इशू किया जाता था ना, प्रिंटेड एंड इशू। ओके, कुछ को लगता है ना कि बाद में मैं भूल जाऊंगा, तो जैसे जैसे आंसर मिलते जाए आप करते जा सकते हो। पैसेज का मैं पूरा आपको टाइटल, थीम, वो सब बताऊं। वैसे पास अवे नहीं होना चाहिए, पास अवे का मतलब तो मर जाना होगा, पास द टाइम। मिल गया हमें आंसर, मिल गया। राज्याभिषेक, ग्रेट इवेंट्स में नोट प्रिंट करते समय थोड़ी करते हैं। कोई भी इंसिडेंट जो वर्दी नहीं है, काम का नहीं है, जो कोई घटना जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय थोड़ी करते हैं। देखो 2 का आंसर मिल गया।
आराम से आपका 5 में 2 नंबर मिल गया है, मतलब दो मिल गया, 1 + 1। अब हमारा स्टूडेंट जो स्मार्ट होगा वो क्या करेगा, देखो इसके लिए तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड में पूछा है ना कि सिनोनिम बताओ, सेम मीनिंग बताओ स्विफ्टली का, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो करवाया है क्लास में। जैसे जैसे आपको आंसर मिलते जाएगा ना तो आपके अंदर एक होगा कि अरे 5 में से तो मेरा 3 नंबर तो ऐसे ही मिल गया, अब मेरे पास 2 बचा है। कभी कभी तो हम पूरा कुछ ऐसे पैसेजेस के पैराग्राफ्स होते हैं ना जहां से कहीं क्वेश्चन भी नहीं रहता। हाँ बताओ, स्विफ्टली, मारुति स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? स्विफ्ट का मतलब होता है क्विकली। स्टेडिली का मतलब तो धीरे धीरे। सक्सेसिवली का मतलब भी होता है कंटिन्यूअसली, साइमल्टेनियसली। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब भी होता है क्विकली, और स्विफ्टली का भी मतलब होता है क्विकली। तो आंसर इज बिग। तो हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन है कि हमारा 3 क्वेश्चन करेक्ट हो गया, 5 में से 3 करेक्ट हो गया। अब हम देखो, अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा ही आपने पढ़ा, तो आपको क्या लग रहा है कि पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए? वैसे मैं आपको पूरा समझा दूंगी। पैसेज का टाइटल क्या है? कहीं भी हिस्ट्री ऑफ स्टैम्प्स के बारे में है कि पहली बार स्टैम्प 1900 या 1803 में आया, फिर स्टैम्प ऐसे बना, स्टैम्प का ओरिजिन, फिर स्टैम्प यहाँ आया वहाँ आया? कहीं भी स्टैम्प के हिस्ट्री के, स्टैम्प के इतिहास के बारे में है ही नहीं। इन्होंने स्टैम्प कलेक्शन को एज अ हॉबी बताया, ये भी है नहीं। ऑक्यूपेशन ऑफ मिसचिफ, ये भी नहीं है। मिसचिफ से बचने के लिए तो हम स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं, और कहीं भी स्टैम्प्स के सप्लाई के बारे में भी नहीं। अब हमारा तीसरा आंसर भी हो गया, चौथा भी हो गया। अब देखो, मैंने इधर आधा पढ़ा नहीं था पूरा। हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ कि स्टैम्प्स वगैरह इस ओकेजन पे होता है। फैसिनेशन ऑफ, बहुत लोग फैसिनेटेड होते हैं, इज ट्राइंग टू ऑब्टेन द स्टैम्प्स बिफोर वंस एनिमी, अपने प्रतिद्वंदी के सामने उनका कंपटीशन होता है। एवरी स्पीयर ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग हैज इट्स फैसिनेशन, मतलब लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। विथ रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज एंड डिस्कवरिंग एंड स्टैम्प्स इन द लीव्स ऑफ, कभी कभी आपको पुरानी किताबों में आप स्टैम्प रखे हुए रहते हो, अचानक से मिल गया है तो आप खुश हो जाते हो। द स्टैम्प itself has a fascination, interest all its own. Gazing at, gaze at का मतलब है ध्यान से देखना। लिटिल पिक्चर वी आर ट्रांसपोर्टेड टू द वर्ल्ड्स, ये जो ये लिटिल पिक्चर किसके लिए है? गेजिंग एट स्टैम्प के लिए। एक छोटी सी स्टैम्प को देखकर ना हम एक बहुत सारे ऐसे स्टैम्प्स होते हैं ना, बहुत सारे कंट्रीज के, उसमें स्टैम्प्स में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको उसके इतिहास में ले जाता है। ये बोल रहे, छोटे से स्टैम्प को देखकर हम कॉन्गो वाइल्ड, कॉन्गे के वाइल्ड रीजन में चले जाते हैं। कभी कभी स्टैम्प्स के थ्रू हम अरब्स के होम्स चले जाते हैं, मतलब ये स्टैम्प्स के थ्रू ना हम उस एज तक पहुंच जाते हैं, सहारा डेजर्ट। देर इज़ अ हिस्ट्री इन एवरी स्टैम्प, हर स्टैम्प का एक हिस्ट्री होता है। जैसे रोमन एम्पायर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, इंडिया का इंडिपेंडेंस और इंडिया का जो विक्ट्री मिला है ना, आर ऑल कन्वेड इन आवर माइंड थ्रू द स्टैम्प्स। स्टैम्प्स के जरिए ही हमें ये सब, मतलब स्टैम्प्स हमें किस किस चीज़ों की याद दिलाता है। हमें बहुत सारे स्टैम्प्स में बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों का फोटो भी होता है, बहुत सारे राइटर्स का भी फोटो होता है, कई जगह में तो सोल्जर्स का फोटो होता है, कई स्टैम्प्स में पॉलिटिशियंस का होता है, कई जगह के स्टैम्प्स में किसी फेमस इंसिडेंट का जिक्र होता है। छोटे छोटे माइन्यूट नॉलेज देता है स्टैम्प्स, मतलब यहाँ स्टैम्प्स के बारे में पूरा बताया, ठीक है। और हो गया पूरा। अब एक क्वेश्चन और बचा है, ब्रिस्कली हो गया, ये हो गया, अच्छा 1 मिनट, ये भी हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन बचा है, चलो बताओ कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये वाला थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन होता है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसके लिए ना हमें सब अच्छा से पढ़ना हो, 3 करेक्ट होगा। स्टैम्प कलेक्टिंग के बारे में है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना यूट्यूब स्टूडेंट्स। लास्ट मोमेंट में जिसको तैयारी करनी है वो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेंगे।
स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प क्या होता है? ओ माय गॉड, जाके गूगल पे ना स्टैम्प का फोटो देखना, पूरी कहानी बता दी। अब स्टैम्प भी बताना होगा? अरे हम स्टैम्प वगैरह चिपकाते हैं ना, हर कंट्री का अपना स्टैम्प होता है, वो वाला स्टैम्प मत समझ लेना स्कूल में प्रिंसिपल का स्टैम्प लगा के आ गए। जाके देखना हर कंट्री का स्टैम्प वगैरह देख। हाँ, ये बोल रहे हैं स्टैम्प कलेक्शन, देखो ये तो सही है, देर इज अ हिस्ट्री इन एवरी स्टैम्प लिखा, अभी हमने पढ़ा था ना, हर स्टैम्प का एक अपना हिस्ट्री होता है, ये तो सही था, कहीं पे था, देर इज अ हिस्ट्री इन एवरी स्टैम्प, ये तो सही है, तो ये तो होगा नहीं, हर स्टैम्प का अपना एक इतिहास होता है, तो ये तो सही है, हमें तो गलत वाला चुनना है। द फैसिनेशन ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज ट्राइंग टू ऑब्टेन दिस स्टैम्प्स बिफोर वंस राइवल्स, अपने प्रतिद्वंदी को जलाने के लिए भी स्टैम्प वगैरह करते हैं। देखो ये डायरेक्ट है, ऑब्टेन दिस स्टैम्प्स बिफोर वंस राइवल्स, ये भी सही है। ये भी नहीं होगा, हमें गलत चुना। स्टैम्प कलेक्ट, कुछ लोगों के लिए तो स्टैम्प हॉबी से भी ज्यादा होता है, ये भी सही है। स्टैम्प्स कुड बी अ डिसऑर्डरली मार्केट बिकॉज दे हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसका कोई ऐसा तो कोई जिक्र ही नहीं है कि स्टैम्प का कोई वैल्यू नहीं है, ये एक अस्त व्यस्त वाला मार्केट है, यही वाला रॉन्ग। ओके, हाँ, डाक टिकट वही वाला है। तो चलो, हाँ, अब बैच के बारे में थोड़ा सा बता, पहले तो बता दूं, कल आपकी क्लास नहीं है ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा। कल आपकी छुट्टी रहेगी, परसों से आपका ग्रामर करवाऊंगी, ठीक है, परसों मैं आपका ग्रामर का प्रैक्टिस करवाऊंगी, छुट्टी में लगने वाला स्टैम्प। हाँ, अरे माय गॉड, थैंक यू श्रीनू मैम, अब रेस्ट ले लो, बहुत टाइम तक खड़े हो, इतनी चिंता के लिए ना, सो मेनी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स, इतनी देर तक खड़े हो, ये तो मुझे हैबिट है पढ़ाने की। अचीवर्स बैच के बारे में चलो बता दिया जाए। अचीवर बैच तो का डेमो आज खत्म है, कल आपका ग्रामर का एक डेमो हुआ था, 1 बजे आपका प्रैक्टिस बैच का डेमो, आज सुबह ग्रामर का डेमो, आज प्रैक्टिस बैच का डेमो, अब डेमो खत्म, ठीक है। अब आपका बैच फाइनली फुल फ्लेजेड शुरू हो गया है, वैसे भी शुरू हो ही गया है। आज जो मैंने पढ़ाया है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ग्रामर का मैंने इसलिए नहीं दिया ना, मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चंस करवाया था, पूरा 50 करवा के आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज जो पढ़ाया है आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, मिल जाएगा, नॉट टू वरी। चलो स्टूडेंट्स को बता दिया जाए अचीवर बैच के बारे में। ये अचीवर 1.0 थोड़ा सा बता देती हूँ, रुको, ये भी तो एक बड़ा सा काम है, इतना बताने के बाद भी तो फिर समझते नहीं हो, टॉर्चर करते हो टीम को। ये, हाँ, ये अचीवर बैच है, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अचीवर 1.0। चलो नोट्स की तरह पढ़ते हैं, ये रिकॉर्डेड बैच, ये मैंने खत्म कर दिया, फ्राइडे को ही खत्म कर दिया, ये रिकॉर्डेड है। और ये जो अचीवर बैच है इसको अच्छे से समझाना हो, शायद आप लोग वो इसका पिक और जो टेम्पलेट देख देख के ना नहीं समझ पाते। ये 2.0 बैच, ठीक है, ये न्यू बैच है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये न्यू बैच है, ओके, और ये कल से शुरू हुआ है, दैट इज 12 फरवरी। ऐप वाले बच्चे हमारे जा सकते हैं। हाँ, हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल माय स्टूडेंट्स, अच्छा से पूजा वूजा कर लेना, क्लोस्टेस की बुक वगैरह सरस्वती माता के सामने रख देना, क्लोस्टेस PQRS जो भी डिफिकल्ट लगे रख देना, उसमें फूल वगैरह डाल के। तो सुनो, ये 2.0 बैच है, ये न्यू बैच है, ये कल ही से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये खत्म हुआ है, इसका आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो बच्चा जिसका एग्जाम अभी, क्योंकि इसको खत्म होते होते तक ना मई आ जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम मार्च में है, जिन बच्चों का एग्जाम अप्रैल में है, जिन बच्चों का एग्जाम मई में है, वो लेगा ये रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, ये रिकॉर्डेड बैच है। यहाँ भी आपको 3 बैच मिलेगा, ग्रामर का मिलेगा, वोकैब का मिलेगा, और प्रैक्टिस भी मिलेगा, वो इस बैच को लेगा, क्योंकि वो नया लेगा तो बैच तो खत्म होते तक आपका एग्जाम्स आ जाएगा, तो आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, ठीक है। ये अचीवर बैच है। और ये जो नया बैच है, ठीक है, इसमें भी 3 बैच है,
ग्रामर है, वोकैब है और प्रैक्टिस है, अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच है, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ ग्रामर का जो बैच है, ग्रामर का बैच लाइव है और प्रैक्टिस का बैच लाइव बैच है। सुबह 9:30 बजे ग्रामर है और 1 बजे प्रैक्टिस बैच है। और ये जो वोकैब का बैच है ना, समुद्र मंथन वाला, ये रिकॉर्डेड है। ये हमारे ऐप पे कितने स्टूडेंट ने समुद्र मंथन बैच देखना स्टार्ट कर दिया है, एक बार बताना। ग्रामर का पहला टॉपिक रहेगा कंजंक्शन। हाँ, पहले तो मुझे शीट वगैरह करवा लेने दीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का। एक बार मुझे ऐप वाले बच्चे बताएंगे कितने बच्चों ने समुद्र मंथन का बैच देखना शुरू कर दिया है। ये ना मुझे बार बार आप लोग को फोर्स करवा के ये बैच को स्टार्ट कर दीजिए। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कितने ने देखना शुरू कर दिया है। नहीं किया है तो कर लीजिए, एक टाइम बांध लीजिए कि 1 घंटा कि मुझे वोकैब का रिकॉर्डेड बैच देखना है, ठीक है। और ये जो बैच है इसकी फीस है 1999। अब ये 1999 में आपको एक बैच तो नहीं मिल रहा है, 1999 में आपको 3 बैच मिल रहा है, ठीक है। मत सोच लेना कि वह 1999 में आपको एक ही बैच मिल रहा है, आपको 3 बैच मिलेगा, 2 लाइव मिलेगा, 1 रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। 1 रिकॉर्डेड मिलेगा और 2 लाइव मिलेगा। तो काइंडली समुद्र मंथन का बैच देखना शुरू कर दीजिए, आपका तेजी से क्लोज टेस्ट भी इंप्रूव होगा। एक टाइम बांध लीजिए, मैं घर आके तो देख नहीं सकती, पता नहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, देखना शुरू कर दीजिए, वादा करिए, ठीक है। हाँ वादा करिए, जो मुझसे वादा करके जाते हैं ना, मैं सिलेक्शन दूंगा, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, उनको जॉब मिल जाता है, ठीक है। मेरे से जो वादा करते हैं बच्चे दिल से करते हैं, और दिल से करिए और प्रॉमिस करिए आज से, काइंडली आज से समुद्र मंथन का बैच देखना शुरू करिए। लेंथी बैच है, ठीक है, क्योंकि जब मैं लाइव पढ़ाती हूँ तो आपकी मजबूरी होती है कि आप लाइव क्लास में आते हो, बट देखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर भर भर के आप लोगों को आशीर्वाद दूंगी अगर आप आज से देखना शुरू कर दोगे। एक टाइम बांध लो, कोई भी एक टाइम बांध दीजिए, और समुद्र मंथन का बैच रिकॉर्डेड है, देखना शुरू करिए, यू विल एंजॉय द बैच। छोटी सी डिक्शनरी बन के निकलोगे, इसको देखना शुरू करिए, ठीक है। तो चलो ये बैचेस तो हो गया, ये 3 का कॉम्बो बैच है, 3 in 1 बैच है। लेकिन उसी में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रामर और समुद्र मंथन नहीं चाहिए, जो हमारे पुराने बूढ़े वाले बच्चे हैं, उनको प्रैक्टिस बैच चाहिए। मैम हमने तो आपसे यूट्यूब से पढ़ लिया है, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लिया है, ठीक है, हमें सिर्फ एग्जाम तक प्रैक्टिस बैच चाहिए। तो आप ये वाला जो अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच है ना, ये हफ्ते में 5 दिन जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। इस बैच का 2 प्राइस मतलब फी है, 799 और एक 559। तो हाँ, तो बोलोगे मैम इतना भेदभाव क्यों है, थोड़ा सा अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव करना होता है। ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो अचीवर 1.0 वाले, और ये हमारे न्यू स्टूडेंट्स। तो जो न्यू वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फीस है 799 प्रैक्टिस बैच, 799 में हफ्ते में 5 दिन 3 मंथ्स। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अचीवर बैच 1 लिया था बट जिसको प्रैक्टिस की हैबिट में रहना है, उनके लिए फीस कम हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं ये कोड लगाना, रानी 30 RANI 30। आपने तो 20% डिस्काउंट मांगा था, पुराने वाले स्टूडेंट्स को 30% डिस्काउंट मिलने के बाद ये 799 559 हो जाए। ये सिर्फ ओल्ड वाले, नए वाले बच्चों को तो ये करना। और जिसको दिक्कत है वो ऐप से, जिसको दिक्कत है वो यूट्यूब से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, आने वाले सरस्वती पूजा में सेलेक्ट होकर आपसे मिलने आएंगे, ओके। आज भी मैंने सोचा है जो जितने भी स्टेनो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक जूम करूंगी, ओके। तो आप ले सकते हो ये सब, ओके। ये वाला जो है 799 का है, लेकिन ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए। पुराने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये कूपन कोड लगा लीजिएगा, अगर डिस्काउंट चाहिए तो 559 हो जाएगा, नए वाले को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ओल्ड इज गोल्ड। और समुद्र मंथन का बैच, आप ऐप पे जाओगे ना, यूसी लाइव ऐप पे जाना,
आपको सारे बैचेस वहाँ पे दिखेंगे। यूसी लाइव ऐप को प्ले स्टोर से उसको कर लो, इंस्टॉल कर लो, ओके, इस ऐप को। और यूसी लाइव ऐप पे आप जाओगे, आपको सारा बैचेस सजा हुआ मिलेगा। आप देख लेना कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए। उसके बाद भी कोई दिक्कत है, हर दिन तो आके नोट्स की तरह समझाती हूँ, तो आप इस पे कॉल करना, 999583 पे कॉल करना, ठीक है। कॉल करना या मैसेज करना, ही विल गाइड यू। वो सिर्फ आपकी हेल्प ही नहीं करेंगे, वो आपको गाइड भी करेंगे। आप बताना कि आपकी ज़रूरत क्या है, उसके बाद वो आपको बताएंगे कौन कौन सा बैच चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको एडमिशन के बाद दिक्कत आ रही है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे देखना है, लैपटॉप पे नहीं चल रहा है, ये वो सब होगा ना, तो वो इस पे मेल करेंगे, hruclive@gmail.com, ठीक है। सब बता दिया। स्टेनो का आज मैं एक जूम मीटिंग करूंगी, जितने भी हमारे 560 में लिया है ना कविता, आप जब मुझसे सिलेक्शन के बाद मिलने आओगे ना, तो मैं आपका 1 रुपीज वापस कर दूंगी। मैम मैंने 560 में लिया है, वही 560 550 ले लेना मुझसे 1 रुपीज। काइंडली समुद्र मंथन बैच को देखना शुरू कर दीजिए जिसने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, प्लीज प्लीज एंड प्लीज, ताकि आपके पास वो फिर एक बर्डन ना बन जाए। ओके, तो चलो, स्टेनो वाले बच्चों के साथ शाम में जूम मीटिंग करूंगी, देखना कि क्या उन लोगों ने स्पेशल अलग सा बैच वगैरह लिया। बिल्कुल नहीं लिया। वो कैप का बैच जिसको चाहिए ना, सिर्फ समुद्र मंथन का बैच जाके ऐप पे देखो ना, 599 में समुद्र मंथन का बैच मिल जाएगा, ओके। एंड किया जाए, ठीक है। तो विश ऑल माई स्टूडेंट्स अ वेरी हैप्पी सरस्वती पूजा। मे गॉडेस सरस्वती गिव यू इमेंस विजडम, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। थोड़ा सा आपको भगवान बुद्धि दे कि आप थोड़ी सी अपनी टीचर की बात माने, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं ना, बस फॉलो करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मेरा 1 वर्ड ईडीएम बचा हुआ है, यूट्यूब से A to Z कर रही हूँ। हाँ, कर लो कर लो। 560 में हाँ, जिसने भी 560 लिया है ना, सिलेक्शन के बाद जब आप मीटअप करने आओगे तो सब 1 रुपीज ले लेंगे मेरे से। चलो, थैंक यू एवरीवन।